नमस्ते और वेलकम टू एआई बुकवर्स, जहां एआई बुक्स नहीं पढ़ता बल्कि उनके बारे में बातचीत करता है। आज हम जीव विज्ञान की दुनिया में उतर रहे हैं, खास तौर पर अध्याय 2 जैविक वर्गीकरण के कुछ अहम हिस्सों पर नज़दीक से नज़र डालेंगे। हमारे पास इस अध्याय के कुछ अंश हैं। हमारा मकसद है जीवन की इस विशाल विविधता को समझने के लिए जो तरीके इस्तेमाल होते हैं, मतलब ये वर्गीकरण के तरीके, उन्हें आसान बनाना और देखना कि ये कैसे विकसित हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि भाई ये वर्गीकरण की जरूरत ही क्यों पड़ी? अरस्तू ने कोशिश तो की थी सबसे पहले। हाँ बिल्कुल, उन्होंने सरल बाहरी लक्षणों के आधार पर जीवों को बांटा था। और फिर बाद में, जैसा कि स्रोत बताते हैं, लिनियस आए। उन्होंने तो बस 2 ही किंगडम बनाए, प्लांटी और एनिमलिया। हाँ, प्लांटी यानी पौधे और एनिमलिया यानी जंतु। लेकिन वो सिस्टम कह सकते हैं काफी ऊपरी था। सही। तो फिर असली बदलाव कब आया? असली मोड़ आया विटेकर के साथ। आर.एच. विटेकर ने 1969 में एक ज्यादा विस्तृत 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव रखा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। 5 जगत? हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि विटेकर ने सिर्फ बाहरी रूप रंग नहीं देखा, उन्होंने गहरे मानदंड अपनाए, जैसे कोशिका की बनावट कैसी है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। अच्छा। शरीर का संगठन कैसा है, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय। पोषण का तरीका क्या है, स्वपोषी या परपोषी। प्रजनन कैसे होता है, और सबसे अहम, जाति वृत्तीय संबंध, मतलब उनका विकासवादी इतिहास क्या है। इन सब बातों पर आधारित था ये वर्गीकरण। वाह, ये तो काफी गहरा विश्लेषण था। मतलब सिर्फ सूची बनाने जैसा नहीं। बिल्कुल नहीं। तो चलिए पहले जगत मोनेरा से शुरू करते हैं। स्रोत कहते हैं कि बैक्टीरिया इस जगत के मुख्य सदस्य हैं। एकमात्र सदस्य कह सकते हैं, और ये हैं भी सबसे ज्यादा, हर जगह मिलते हैं। हाँ, और अलग अलग आकार के भी, गोल वाले कॉकी, छड़ जैसे बेसिली, सर्पिल, स्पिरिला और कौमा के आकार के विब्रियो। अच्छा, और इन मुनेरा में यू बैक्टीरिया भी आते हैं, सच्चे बैक्टीरिया। हाँ, यू बैक्टीरिया। इनकी कोशिका भित्ति काफी मजबूत होती है, और अगर ये गतिशील हैं तो इनमें फ्लैजेलम होता है। ओके। इसी में साइनोबैक्टीरिया भी हैं, जिन्हें नीले हरे शैवाल कहते हैं। इनमें खास बात यह है कि इनमें पौधों की तरह क्लोरोफिल ए होता है। मतलब ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण से। बिल्कुल, ये प्रकाश संश्लेषक स्वपोषी हैं। नॉस्टॉक इसका एक जाना माना उदाहरण है। दिलचस्प। अच्छा, मोनेरा के बाद फिर प्रोटिस्टा जगत, इसमें कौन आते हैं? प्रोटिस्टा में सभी एक कोशिकीय लेकिन यूकैरियोटिक जीव रखे गए हैं, मतलब इनकी कोशिका ज्यादा विकसित होती है। ठीक है। स्रोत कुछ समूहों का जिक्र करते हैं, जैसे डाइनोफ्लैजिलेट्स। ये क्या है? डाइनोफ्लैजिलेट ज्यादातर समुद्री होते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इनकी कोशिका भित्ति पर सेल्यूलोज की सख्त प्लेट्स होती हैं, और इनमें 2 फ्लैजेला होते हैं। 2 फ्लैजेला। और स्रोत में गोनियालैक्स का भी जिक्र है, जो लाल ज्वार पैदा करता है। हाँ, गोनियालैक्स जैसे कुछ डाइनोफ्लैजिलेट्स इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि पानी लाल दिखने लगता है। इसे रेड टाइड या लाल ज्वार कहते हैं। और ये खतरनाक भी हो सकता है ना, समुद्री जीवों के लिए? हाँ, बिल्कुल। इनसे निकले जहरीले पदार्थ मछलियों और दूसरे समुद्री जीवों को मार सकते हैं। बाप रे। अच्छा, प्रोटिस्टा में एक और समूह है, यूग्लिनोइड्स। हाँ, यूग्लिनोइड्स। ये ज्यादातर मीठे पानी में मिलते हैं, वो भी रुके हुए पानी में। इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती। तो फिर क्या होता है? उसकी जगह पेलिकल नाम की एक प्रोटीन की परत होती है, जो इनके शरीर को लचीला बनाती है। और इनका पोषण भी अजीब है ना, धूप में स्वपोषी और अंधेरे में परपोषी। सही पकड़ा। ये बड़े अनुकूलनीय हैं। रोशनी हो तो प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, नहीं तो दूसरे छोटे जीवों को खाकर परपोषी बन जाते हैं। कमाल है। अच्छा, अब आते हैं उस पहेली पर जिसका जिक्र इन स्रोतों में बार बार है, वायरस। इन्हें वर्गीकरण में जगह क्यों नहीं मिली? हाँ, ये है $1 मिलियन सवाल। देखिए, बात यह है कि वायरस में कोशिका जैसी कोई संरचना होती नहीं है, वो अकोशिकीय हैं। अकोशिकीय मतलब उनमें सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म ये सब नहीं होता, जो एक सामान्य कोशिका में होता है। जब तक वे किसी जीवित कोशिका के बाहर हैं, वे एक निर्जीव क्रिस्टल जैसे होते हैं, बिल्कुल निष्क्रिय। लेकिन संक्रमण के बाद?
जैसे ही वे किसी कोशिका में घुसते हैं, वे उसकी पूरी मशीनरी पर कब्जा कर लेते हैं और अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देते हैं, मेजबान कोशिका को इस्तेमाल करके। तो स्रोत यही सवाल उठाते हैं, क्या हम इन्हें जीवित कहें या निर्जीव? ये बहस आज तक जारी है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। इनकी खोज की कहानी भी मजेदार है। इवानोव्स्की ने तंबाकू के मोज़ेक रोग का कारण इन्हें बताया। हाँ, और फिर बेजरिंक ने कहा कि ये कोई तरल पदार्थ है जो संक्रमण फैलाता है। उसे नाम दिया कंटेजियम विवम फ्लूइडम, संक्रामक जीवित तरल। और स्टैनली ने तो इन्हें क्रिस्टल रूप में भी दिखा दिया। बिल्कुल। संरचना देखें तो वायरस में बस दो ही चीजें होती हैं, बाहर एक प्रोटीन का कवर जिसे कैप्सिड कहते हैं, और अंदर आनुवांशिक पदार्थ, डीएनए या आरएनए। या तो डीएनए या आरएनए, दोनों कभी नहीं। और ये अविकल्पी परजीवी हैं, मतलब बिना मेजबान कोशिका के ये अपनी संख्या बढ़ा ही नहीं सकते। यहीं पर स्रोत लाइकेन का भी जिक्र करते हैं। हाँ, लाइकेन वो एक अलग चीज है, शैवाल और कवक का सहजीवन। पर उनका जिक्र शायद इसलिए है क्योंकि वो प्रदूषण के अच्छे सूचक माने जाते हैं। अच्छा, मतलब जहां प्रदूषण ज्यादा हो वहां ये नहीं उगते? बिल्कुल, साफ हवा में ही पनपते हैं। तो ये भी जैविक दुनिया की एक और जटिलता दिखाता है। तो कुल मिलाकर ये तो साफ है कि जीवों की इतनी बड़ी विविधता को समझने के लिए वर्गीकरण कितना जरूरी है। और विटेकर की वो 5 जगत प्रणाली, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमैलिया, एक अहम ढांचा है। हाँ, और हमने देखा कि मोनेरा जैसे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया और प्रोटिस्टा जैसे डाइनोफ्लैजेलेट्स और यूग्लिनॉइड्स, सबकी अपनी खासियतें हैं। और वायरस तो एक अलग ही कहानी है, जीवित और निर्जीव के बीच की वो धुंधली सी रेखा। बिल्कुल, और यही हमें उस अंतिम विचार पर लाता है जिसका इशारा स्रोत भी करते हैं। क्या वायरस असल में जीवित हैं? इस सवाल पर सोचना हमें मजबूर करता है कि हम जीवन को परिभाषित कैसे करते हैं और वर्गीकरण की सीमाएं क्या हैं। ये अपने आप में एक बड़ा फलसफा है। अगर ये चर्चा पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया AI बुकवर्स देखने के लिए। मिलते हैं अगले बुक एडवेंचर में।